हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि शाम तक हम स्टार्ट कर देंगे इनकम टैक्स की वीडियो। इनकम टैक्स का रिवीजन मैं आपको कैसे कराऊंगा फटाफट से बता देता हूँ। मैं आपको ये सुपर 40 मैंने आपको दी हुई है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने मार्क किए हुए हैं और यहाँ से ये सुपर 40 के क्वेश्चंस जो है शुरू हो जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन दूंगा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, और फिर उस चैप्टर के पर्टिकुलर के जो भी मैंने सुपर 40 के क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको, और क्या नाम है कंसेप्ट भी बीच बीच में पूरा पूरा बताऊंगा। और ऐसा मान के चलिएगा कि अगर आप ये सुपर 40 की सॉल्यूशन की सीरीज देख लेंगे पूरी, कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आज शुरुआत कर रहा हूं आपके रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम से। जितनी भी देर की वीडियो बनेगी बड़ी शॉर्ट रखने वाला हूं इसको, इसमें आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे पेपर के, अगर आप इसे पूरा देख जाते हैं। इस बात की गारंटी है। आपको प्रोविजन भी रिवाइज कराऊंगा, और जो जो स्टडी मैट के मैंने आपके सुपर 40 में क्वेश्चन डाले हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था काफी सारे बच्चों को कि अगर 8000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं या 500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं हमारे चैनल पे, तो मैं आपके लिए सुपर 40 पक्का पक्का लेके आऊंगा। तो वो मैं लेके आया हूं अब सुपर 40 के सॉल्यूशंस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। तो उस वीडियो पे सभी बच्चों ने मतलब 8000 सब्सक्राइबर्स भी हमारे पूरे हुए हैं और 500 लाइक्स भी उस वाले चैनल में वीडियो पर पूरे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपके लिए मैं पक्का पक्का लेके आया हूं सुपर 40 सॉल्यूशन वीडियो प्लस आपकी रिवीजन जो इनकम टैक्स की एक ही में कंबाइन कर रहे हैं, प्रोविजन भी और क्वेश्चन भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ अभी कराऊंगा आपको। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीच बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। वीडियो को पक्का पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा। और 2 टॉपिक के बारे में और सोच रहा हूं, आप मुझे बताना कि अगला कौन सा चैप्टर लेके आओ, ये आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब से शुरू करते हैं इनकम टैक्स का रिवीजन। जीएसटी में आप जहां पर भी है उसे वहीं छोड़ दीजिएगा, पहले इनकम टैक्स अब जो बचा हुआ है उसे रिवाइज करेंगे, फिर जो समय बचेगा उसमें देखेंगे कि रिमेनिंग टॉपिक्स में कौन कौन सी चीजें करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन जो चैप्टर है वो मुझे रिवाइज कराना है। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि व्यक्ति को रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि 2 पार्ट है इसमें, एक है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो जनरली दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन आता है, और स्कोप वाला तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं उसके लिए आपको। तो पहले आता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को रेजिडेंट बनना है तो क्या तरीका है। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, 5 मिनट के अंदर प्रोविजन रिवाइज कराऊंगा और बाकी समय में हम करेंगे क्वेश्चंस। देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25 में अगर किसी को रेजिडेंट साबित होना है तो उसके 1 साल पहले अगर आप चले जाएंगे, और यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर चले जाएंगे हम 23-24 में, तो उसके पास रेजिडेंट बनने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन उसके पास होता है कि सर 182 डेज वो इंडिया में रह ले, जिस साल की रेजिडेंशियल स्टेटस बता रहे हैं उससे जस्ट 1 साल पहले तक। ठीक है, आप थोड़ा स्पीड में कर लीजिएगा, मैं स्पीड में नहीं बोल पाऊंगा बिल्कुल भी, बड़ी परेशानी वाली बात है। ठीक है, तो 182 डेज के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस कम से कम आपको रहना पड़ेगा उससे पिछले वाले साल में, तब इस साल में आपको रेजिडेंट माना जाएगा। उसके बाद आते हैं कि क्या नाम है, क्या और कोई तरीका है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया के लोग बाहर चले जाए, कुछ घूमने के लिए चले जाए, कुछ भी चले जाए, और तुमने नॉन रेजिडेंट, मान लीजिए मैंने कहा 7 महीने के लिए कोई छुट्टी चला गया, तो इसका मतलब 5 महीने इंडिया में रहे, 5 महीने का मतलब 150 अराउंड डेज, तो इसका मतलब तुम तो उसे रेजिडेंट ही मना कर दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई व्यक्ति घूमने चला जाए तो हम उसे नॉन रेजिडेंट नहीं बोल देंगे, उसके लिए दूसरा ऑप्शन रखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कम से कम 60 डेज, कम से कम कितने डेज, 60 डेज प्लस 365 डेज। यहां पर काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो 24-25 का बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, 22-23 में सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 60 दिन है ये मुझे चेक करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और ये जो 365 दिन है ये 4 इयर्स में चेक करने पड़ेंगे। यहां बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो 4 साल है वो यहीं से शुरू कर देते हैं, जबकि यहां से नहीं है, रेलेवेंट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से जस्ट 4 साल पहले, मतलब यहां 4 साल पहले अगर आप 365 डेज तक रहे हैं प्लस 60 डेज, जिस ईयर की बात आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर में, तो दोनों को मिलाकर अगर आप रहते हैं तो आपको क्या नाम है, रेजिडेंट मान लेने दिया जाएगा। इसकी 2 एक्सेप्शन है, जरा मैं फटाफट से बता देता हूं आपको क्या एक्सेप्शन है इसकी, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं।
एक्सेप्शंस क्या है मैं आपकी फटाफट से बताता हूँ कि इसकी 60 डेज वाली, मतलब ये 60 डेज वाली जो चीज़ है वो चेक नहीं होगी अगर आप क्या रह जाएंगे, मतलब क्या गड़बड़ कर देंगे। तो जल्दी से आ जाइए भाई, ये रहा 60 डेज प्लस 365 डेज की जो कंडीशन है वो कुछ जाने वाले लोगों के लिए और कुछ आने वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर इंडिया का व्यक्ति है, पर्सन और इंडियन ओरिजिन का है, तो क्या होगा। तो पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है और जा रहा है इंडिया से बाहर, ध्यान से सुनना, पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और जा रहा है इंडिया से बाहर, किस तरीके से, या तो मेंबर ऑफ क्रू जो इंडियन बाउंड शिप है, या फिर दूसरा वो इंडिया से जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब होता है जब आप बाहर वेल सेटल्ड होने चले जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, तो उस केस में जो मौका दिया जा रहा है 60 डेज का, क्योंकि आप तो यहां से जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां से जा रहे हैं तो हम आपको 60 डेज वाला मौका नहीं देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला मौका मिलेगा। फिर दूसरा आता है कि सर और भी कोई तरीका है क्या। और कोई तरीका यह है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया में सिर्फ विजिटिंग पर्पस के लिए आ रहा है, तो विजिटिंग पर्पस के लिए वो 60 डेज अप्लाई नहीं होते प्रोविजन उनके लिए, यानी कि इन दोनों लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है 182 डेज। और अगर 182 डेज नहीं होते हैं तो सीधा सीधा उन्हें बता देना है क्या नाम है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हमने क्या की, सबसे पहले चेक करेंगे 182 डेज नहीं है तो कम से कम चेक करो 60 दिन, फिर उस साल से पहले 4 साल चले जाइए आप, उसमें देखिए कहीं वो 365 डेज से ज्यादा या 365 डेज रह रहा है तो हम उसे रेजिडेंट बोल देंगे। फिर आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है जरा वो देखिए। उसने कहा कि अगर आप इंडिया में कम से कम आप रेजिडेंट है, और रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए, ये सारी चीजें आपको पता होगी, आई होप रिवीजन करा देता हूं फटाफट से। अगर आप जिस साल की बात की जा रही है, मतलब मेरे वाले एग्जांपल में जहां पर मैंने एग्जांपल दिया, ये देख सकते हैं आप 7 साल में से, अब 7 साल कहां से शुरू होंगे ये बात समझिए। मैंने कहा मैं ये 365 डेज और 4 ईयर्स वाला प्रोविजन हटा देता हूं। अब यहां से बात कर ले कि मान लीजिए व्यक्ति रेजिडेंट बन गया है। अगर वो व्यक्ति रेजिडेंट बन गया है तो आप क्या करेंगे, तो अगर वो रेजिडेंट व्यक्ति बन गया है तो उसे पिछले 7 साल और देखने पड़ेंगे। 7 साल कौन से वाले, आप 24-25 के लिए चेक कर रहे हो तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में आप सबसे पहले 182 डेज हमने चेक कर लिए होंगे। उसके बाद पिछले 7 साल देखना, इस साल से जस्ट पहले, अगर वो 7 सालों में कम से कम 730 दिन रहता है, प्लस का मतलब ये होता है कि भाई साहब ये भी होना चाहिए और दूसरी कंडीशन भी, और एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट थे। जैसे यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जा रहा है, वैसे पिछले 10 सालों में 23-24 को छोड़ के इससे पिछले 10 सालों में इससे पिछले 10 सालों में अगर आप क्या नाम है रेजिडेंट रहे थे तो आपको 2 कम से कम सालों में रेजिडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आता हूं सीधा अभी और कौन सा प्रोविजन रह गया। एक बस एग्जाम्पशन वाला, एक अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है। अमेंडमेंट वाला प्रोविजन ये है कि गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप गवर्नमेंट ये कहती है अगर हम लालची हैं, लालची का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर रहते हैं और इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो हमने क्या बोला था सर, विजिटिंग पर्पस के लिए तो क्या नाम है 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होता, तो उन्होंने कहा विजिटिंग पर्पस वालों के लिए हम 60 डेज तो एप्लीकेबल नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए लेके आएंगे 120 डेज। और 120 डेज भी कब लेके आएंगे, जब उसके इंडियन सोर्स इनकम जो होगी वो 15 लाख उससे ज्यादा। देखिए, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, यानी कि टोटल इनकम कौन सी वाली, इंडियन सोर्स वाली टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख, यानी कि एग्जैक्ट 15 लाख अगर है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, अगर एग्जैक्ट 15 लाख है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला चांस नहीं मिलेगा। तो अमीर लोगों के लिए, अगर वो इंडिया के लोग हैं, बाहर रह रहे थे लेकिन फिर भी इंडियन सोर्स की इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो 120 डेज एटलीस्ट इंडिया में रह ले उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो जो 60 डेज वाला प्रोविजन है उसे रिप्लेस कर देंगे किससे, 120 डेज से, और बाकी 365 डेज वाला प्रोविजन वही रहेगा। तो इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होता है। अब मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, अटपटे और सीधे सीधे क्वेश्चन फटाफट से बता देता हूं। देखो आपको एक अमेंडमेंट, एक और प्रोविजन क्या है कि जब भी आप इंडिया क्या नाम है, अब जब भी आप क्रू मेंबर होते हैं तो 2 चीजें होती है, जिस दिन आप कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर करते हैं और जिस दिन साइन ऑफ करते हैं, इन दोनों ही डेज को आउटसाइड इंडिया माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जिस दिन आपने साइन किया कि हम जा रहे हैं और जिस दिन आप आ रहे हैं, दोनों को ही आउटसाइड इंडिया माना जाता है इस क्रू वाले केस में। अदरवाइज आप जिस दिन इंडिया को छोड़ रहे हैं वो भी वो भी इंडिया के अंदर माना जाता है, और जिस दिन इंडिया में आ रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर माना जाता है। बस एक क्रू वाले केस में होता है कि जब आप कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर करते हैं जाने के लिए, तब भी इंडिया के बाहर माना जाएगा, और जब आते हैं आप उससे साइन ऑफ करते हैं तब भी इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। मिस्टर आनंद एक इंडिया का सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू है, सिंगापुर बाउंड शिप है, एंगेज इन द कैरिंग ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक में, बिल्कुल ठीक है। डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से कब छूटेगा, 6 जून को, ठीक है।
From the following details of previous year 23-24 determine the residential stay of Mr. Anand for assessment year 24-25 assuming that his stay in India for the last 4 preceding years जो है वो 400 है। इसका मतलब ये है कि वो 182 डेज अगर नहीं रहता है तो आपको उसके लिए लाना पड़ेगा 60 वाला डेज। तो चेक करते हैं एक बार क्या हो सकता है। देखिए उसे कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज और मोर। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 6 जून को जाने की बात चल रही है, यानी कि 6 जून को भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा और 9 दिसंबर जब वो आ रहा है तब भी उसे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो 6 जून से लेके आप 9 दिसंबर तक के डेज काउंट करेंगे। तो 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक के डेज कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है 25, ये टोटल कर देंगे हम, तो टोटल आ रहा है 187 डेज के लिए वो इंडिया में नहीं था। जिस दिन जा रहा है मतलब सर्टिफिकेट में साइन किया है उसने, और जिस दिन आ रहा है दोनों ही दिन वो इंडिया के अंदर नहीं था। इसका मतलब ये है 187 डेज के लिए वो इंडिया में नहीं है। तो बचा क्या, इंडिया में है कितने दिन के लिए, इंडिया में है 179 डेज के लिए। तो 179 डेज के लिए वो इंडिया में क्या नाम है प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब 182 डेज के लिए तो वो इंडिया में नहीं है, इज लेस देन 182 डेज, ही इज नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर। अब सवाल ये आया कि सर ये बताओ जरा, इस पे आपने 60 डेज क्यों नहीं चेक किया। तो बच्चे मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में पॉइंट बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति इंडिया का पर्सन होता है, इंडियन सिटीजन होता है, जो एज अ मेंबर ऑफ क्रू लेफ्ट करता है, ठीक है, या तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा हो या एज अ मेंबर ऑफ क्रू जा रहा होगा, तो उसके लिए 60 डेज की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए यहीं पर इसका आंसर खत्म हो जाएगा और इसे रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है, नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। मिस्टर बी एक कनाडा का सिटीजन है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर प्रीवियस ईयर 1920 और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24 उसका स्टे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो उसका क्या चेक करना है, मैंने कहा पहले तो टोटल चेक कर लीजिए कि वो इंडिया में था कितना। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर बी वाज इन इंडिया फॉर 70 डेज, ठीक है, कौन से ईयर की बात की जा रही है, 23-24, जिसके रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए बात की जा रही है। और ड्यूरिंग द 4 ईयर्स वो 355 डेज है। इसका मतलब ना तो वो 182 डेज वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, ना वो 60 प्लस 365 वाली, क्योंकि 355 डेज ही रह रहे, इसलिए वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अब आ जाइए आप अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कर लिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप करके चले जाएंगे तो स्कोप का, स्पेशली इलस्ट्रेशन नंबर 8 गलत ही नहीं हो सकता क्वेश्चन, इतनी सारी पॉइंट्स है, सबकी एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 दूंगा मैं आपको। देखिए जरा ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च, आपको कंप्यूट कर लिया। अगर वो आरओआर है, आरएनओआर है और एनआर है, इन तीनों की प्रोविजन में आपको साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ समझाऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन हम इधर खोल लेते हैं, ये है 5th का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं, रूल क्या है सर, पहले रूल समझा दो। मैंने कहा भाई देखो, रूल ये है कि अगर आपको 4-5 बातें सुन लीजिए, आपको स्कोप पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला रूल ये है कि देखो कोई भी हो, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, रेमिट नहीं बोला मैंने, ध्यान से सुनना, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है या फिर पैसा इंडिया के थ्रू कमाया जा रहा है, इंडिया की रिसोर्सेज के थ्रू, से बोलते हैं एक्रू और राइज, चाहे लैंड आपके यहाँ है, बिजनेस आपका यहाँ है, कुछ भी यहाँ है, तो अगर पैसा इंडिया में या तो रिसीव हो रहा है या एक्रू और अराइज हो रहा है इंडिया में, तो टैक्स चाहे आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो, तीनों ही केस में लगाया जाएगा। ये जनरल रूल है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर सर पास फॉरेन अनटैक्स इनकम आई तो वो किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं है। बाकी कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होती है, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, वो एग्जेम्प्ट होती है। एक स्पेशल नेचर की इनकम होती है, बाकी रूल यही है, या तो इंडिया में रिसीव हो रही हो या इंडिया में रिसीव ना हो रही हो, और इंडिया में एक्रूअराइज इंडिया हो रही हो, तो दोनों में से अगर कोई भी चीज अगर इंडिया में हो रही है तो आप तीनों के केस में टैक्स लगाएंगे। अदरवाइज जब तक जो आरओआर होता है उसकी कहीं की भी इनकम हो, बस इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, आरओआर में तब तक टैक्स लगेगा। ये है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3, बस 3 रूल में खत्म चैप्टर। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपने, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने, आपका बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर है, एक्रूअराइज भी बाहर होती है, इनकम रिसीव भी बाहर होती है, लेकिन बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, तो एक एक्सेप्शन बन जाती है कि आरओआर में तो वैसे भी टैक्स लगना था, आरएनओआर में भी टैक्स लगा देना, बस एनआर में टैक्स नहीं लगेगा। वो ये सबकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, जरा देखिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी वर्ड का मतलब क्या है, और रिसीव्ड इन जर्मनी, रिसीव जर्मनी में हुई, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडिया से कोई लिंक नहीं है। लेकिन कंपनी कहां की है, कंपनी इंडिया की कंपनी है, इसका मतलब वो इनकॉर्पोरेट इनसाइड इंडिया हुई होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकम है ये एक्रू और अराइज इंडिया में हो गई है, और अगर एक्रू और अराइज इंडिया में हो गई तो आपको एसएससी देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 15,000 रुपए तीनों केस में टैक्स लग जाएगा, तो मैं फटाफट से दिखाता हूं। ये रहे 15,000, 15,000, 15,000, आंख बंद करके आपको देखना है, या तो रिसीव इंडिया में हो रही हो या एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही हो। आगे चलते हैं, डिविडेंड कहां से मिला है हमें, जापानीज कंपनी से। इसका मतलब यह है ये जो इनकम है ये एक्रू और अराइज बाहर हो रही है, लेकिन रिसीव कहां पर हो रही है, जापान में। इसका मतलब ना तो ये एक्रू अराइज इंडिया में हो रही है, ना ये जापान, ना ये रिसीव इंडिया में हो रही है, ठीक है।
ना ये बिजनेस कंट्रोल वाला पॉइंट है, ठीक है। तो बस किस पे टैक्स लगेगा, आरओआर की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है, बाकी ये किसी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये आप यहां पर देख सकते हैं आरओआर, सब पर टैक्स लगेगा इस पे, ठीक है। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिट इन अ बैंक इन लंडन, प्रॉपर्टी भी लंदन में है, बैंक जो डिपॉजिट हुआ है इनका मतलब रिसीव भी जो हुई है वो भी लंदन में हुई है। लेटर और रेमिटेड टू इंडिया थ्रू, यहां पर काफी सारे बच्चे फंस जाएंगे कि सर इसे रिसीव्ड इन इंडिया बोलेंगे, बच्चे से रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बोलते, रेमिटेंस डज नॉट अमाउंट टू रिसीव्ड इन इंडिया। और यहां पर इनकम एक्रू और अराइज भी बाहर हुई है और रिसीव भी बाहर हुई है, लेकिन आप ध्यान से समझना यहां पर उसने रेंट की इनकम को कंप्यूट नहीं करके दिया है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस 75,000 में से अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 30% माइनस कर सकते हैं रेजिडेंट के हाथ में टैक्स लगाने से पहले, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने 75,000 में से 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी आप बोलोगे तो अगला चैप्टर वही करा दूंगा, वो और सिर्फ किसके हाथ में टैक्स लगाया, सिर्फ आरओआर के, क्योंकि बाकी केस में ना रिसीव इंडिया में हुई है ना एक्रूअराइज इंडिया में हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी है, देखो आरपी लिमिटेड मतलब इंडिया की कंपनी है, तो इसका मतलब रिसीव कहीं पे भी हुआ हो, एक्रूअराइज कहां हुआ है, एक्रूअराइज इंडिया में हुआ है। और अगर एक्रूअराइज सॉरी, अगर एक्रू और अराइज इंडिया में हुआ है, दैट मींस कि ये तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो 6,000 रुपए तीनों के हाथ में टैक्स लगा दीजिए, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। और गुजरात में कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम देखते ही एग्जेम्प्ट कर देते हैं, भाई एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम की अगर बात की जा रही है, कहां चले गए हम, अगर एग्रीकल्चर इनकम की बात की जा रही है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की है तो तीनों के हाथ में उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो ये 25,000 रुपए पे कहीं पर भी टैक्स नहीं लगेगा, टोटल इनकम लगा दिया उन्होंने। ये था स्कोप का एक बेसिक क्वेश्चन। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन नंबर 8। आज तक का एग्जाम का कोई भी स्कोप का क्वेश्चन उठा लेना, अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री से बाहर आ जाए तो चैलेंज है इस बात का। इसका मतलब इतना बड़ा और इतना सुंदर क्वेश्चन बनाया है उन्होंने कि आप इससे पूरा चैप्टर सीख सकते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन 8 के थ्रू मैं आपको स्कोप का क्वेश्चन समझाऊंगा, देखिए जरा कैसे। कह रहे कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज 35 ईयर्स। अगर आपको ये पढ़ते समय कोई भी परेशानी आ रही है स्पीड को लेकर, स्पीड में कर ही नहीं सकता, मैं जितनी ज्यादा तेज बोलूंगा उतनी जल्दी मुझे प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा पानी वाने, तो उसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी मॉडरेट स्पीड पे चल रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसकी एज कितनी है 35 ईयर्स, और वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या क्या है वो चेक कर लेंगे। मैंने कहा अब हम सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं कि अगर तीनों व्यक्ति हैं तो कैसे कैसे करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, यूके का मतलब यहां पर उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो यानी कि बॉन्ड जो है उस कंपनी के है और 50% रिसीव्ड इन इंडिया है। तो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, 50% अगर रिसीव्ड इन इंडिया है ना, तो इसका मतलब 10-10 हजार में से 5-5 हजार रुपए से तीनों में ही टैक्स लगने वाला है, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब यूके के डेवलपमेंट बॉन्ड है, इसका मतलब एक्रू और राइज कहां पर हुए, एक्रू और राइज इंडिया के बाहर हुए। रिसीव उसमें से कितने परसेंट इंडिया में हो रहे, 50%, 5,000 तो आप तीनों में लगा दो, क्योंकि हमें क्या पता था, ध्यान से समझना, हमें क्या पता था कि अगर इनकम एक्रू और राइज या फिर रिसीव्ड इंडिया, तो एक्रू और राइज बाहर हो रही है और रिसीव्ड इंडिया भी पूरी नहीं है, आधी हो रही है, तो पहले आधी इनकम को पकड़ लो। आधी इनकम कितनी है, 5,000। ये क्या हो रहा है, इसका एक्रू और राइज नहीं, रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5-5 हजार पे पहले टैक्स लगा देंगे इन दोनों में। और जो आरओआर है उसका क्या करेंगे, सर आरओआर में तो हमें पता है ग्लोबल इनकम इन टैक्सेबल, अगर 50% अगर आप बात नहीं भी बोलते, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड रिसीव्ड देयर, तो उसके बाद भी हम आरओआर पे टैक्स लगा दे, तो आरओआर पे तो 10,000 ही जाएगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कह रहे इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया, और ये जो 50% रिसीव्ड इन इंडिया है ये है आपके लिए जुमला। जुमला का मतलब ये है कि आपको फंसाना चाहते हैं, आप 50-50% कर दीजिए। भाई क्लियरली देख लीजिए बिजनेस कहां पर है, बिजनेस है हमारा चेन्नई में। चेन्नई का मतलब जो इनकम अराइज और एक्रू हो रही है वो इंडिया में हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको रिसीव कहां पर किया जाए। जब एक्रू अराइज के बेस पे हम पूरी अमाउंट टैक्स लगा सकते हैं तीनों पे, तो क्यों ना लगाएं। तो ये जो 20,000 रुपए वाली इनकम है ये तीनों के हाथ में चली जाएगी, और ये रहा आपका 20,000 20,000 20,000। आई होप आपको प्रोविजन समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको डाउट रह जाए किसी भी पॉइंट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अब से आने वाली सभी वीडियो के कमेंट के मैं रिप्लाई दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इस केस में, तो ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड, जैसे इंडिया शूट एट साइड, आपने इंडिया से कुछ भी देख लेना, बस बात खत्म। अब आपको आंख बंद करके मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप देखना 5,000 रुपए, अरे मैं कहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आ जाता हूं, ठीक।
तो इसका मतलब इसका क्या होगा, 20,000 तीनों में टैक्स लग जाएगा। उसने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, कितने मिले हैं, 20,000। अब इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं वो, तो इसका मतलब एक्रूअराइज इंडिया में हो रही, तो तीनों में आंख बंद करके टैक्स लगा दीजिए, 20,000 रुपए। तो ये रहा 20,000 20,000 20,000। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं। कह रहे डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी का मतलब ये इंडिया में एक्रूअराइज नहीं हुआ, और रिसीव भी कहां पे हो रहा है, लंदन में। तो बस आरओआर को पकड़ो, बाकी छोड़ दो, यानी कि 5,000 रुपए किस पे टैक्स लग जाएगा, सिर्फ आरओआर पे, और बाकी किसी पे नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट जर्मनी, यानी कि प्लांट कहां पर है, जर्मनी में। 50% ऑफ द गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। मैंने कहा देखो कुछ भी इनकम है 40,000 तो पहले आप लिख दो आरओआर में, कहीं की भी इनकम हो उस पे तो बेचारे पे टैक्स लगेगा, बस एग्जेम्प्ट ना हो, पास फॉरेन टैक्स इनकम वगैरह ना हो, तो उसके पे तो पूरा पूरा। तो 40,000 तो हमने वहां लगा दिए। फिर सवाल आता है कि ये जो इनकम है ये एक्रूअराइज भी बाहर हुई है और 50% बस रिसीव इंडिया में हुई है, तो इसका मतलब 40,000 लगेगा आरओआर में और बाकी पे लगेगा 50-50%। तो ये रहा आपका 40,000 लगेगा आरओआर पे और बाकी पे लगेगा आपका 50-50%। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस एट जर्मनी, ध्यान से सुनना, बिजनेस कहां पर है, जर्मनी पे, विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है, और 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। अब जरा ध्यान से सुनना, पहली चीज तो बिजनेस भी बाहर है, इनकम और एक्रूअराइज भी बाहर हो रही है, लेकिन ये वो स्पेशल केस है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको आरओआर की तरह मान लेना है आरएनओआर को। इसका मतलब ये दोनों ही इनकम आरओआर और सिर्फ आरएनओआर के हाथ में पूरी पूरी टैक्स लग जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितने परसेंट रिसीव्ड इन इंडिया हुई है। तो ये स्पेशल पॉइंट था, आप नोट कर लेंगे इसको। तो आरओआर में पूरा 70,000 चला जाएगा, आरएनओआर में पूरा 70,000 चला जाएगा, और अगर कुछ भी हिस्सा इंडिया में नहीं मिल रहा होता तो एनआर पे तो कुछ नहीं जाता। लेकिन उसने बोला नहीं, 40,000 इंडिया में मिल रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया है इसलिए आपका एनआर के हाथ पे भी टैक्स लग जाएगा। तो ये रहा 70,000 ये प्रोविजन की वजह से है, और 40,000 जो है ये आपका रिसीव्ड इन इंडिया की वजह से है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंडन। ये जुमले वाला क्वेश्चन है भाई, बिजनेस कहां पर है, दिल्ली में, यहां पर सेटअप, कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, तो ये उल्टा कर दिया, प्रोविजन उल्टा नहीं होगा, प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है। इनकम एक्रूअराइज इंडिया में हो रही है, इसका मतलब क्या है, 15,000 रुपए पे जो आपको टैक्स लगने वाला है वो 15,000 पे पूरा पूरा तीनों के हाथ में टैक्स जाएगा, क्योंकि ये इनकम एक्रूअराइज इंडिया में हो रही है। एक्सप्लेनेशन के साथ है ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। ध्यान से सुनना, इंडियन, देखो यहां पर रेंट नहीं है, यहां पर इनकम है, तो आपको 30% माइनस करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये समझ लेना कितने की इनकम है, 50,000 की इनकम है। अगर आपको 30% माइनस करना है तो नोट डाल के कर दिए कि आपने माना है कि सेनेट डिडक्शन क्या नाम है माइनस नहीं हुई है इसमें। तो हाउस प्रॉपर्टी भी बाहर है, मतलब एक्रूअराइज बाहर है, बैंक में भी इनकम में ही मिली है, बाद में ब्रॉट टू इंडिया को रिसीव्ड इन इंडिया माने, और उसने कंप्यूटेड लिखा है। लो सारी बातें डाउट ही खत्म। कंप्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई साहब उसने 30% माइनस वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो इस 50,000 को सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्स लगाएंगे और कहीं पर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आरओआर की सभी इनकम पर टैक्स लगता है, बाकी पे नील चला गया। बिल्कुल सही है, अभी तक तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब देखो आपने क्या देखा, इंडियन कंपनी, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। अब इंडियन कंपनी है तो पूरे पूरे पे टैक्स लग जाएगा, यानी कि 12-12 हजार रुपए जो भी अमाउंट थे वो सब सीधे सीधे टैक्स लग जाएगा। आगे चलता हूं मैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। देखो आपने टेक्निकल सर्विसेज कहां दिए, इंडिया में, तो ये 8,000 कहां पर जाएगा, एक्रूअराइज इंडिया में हो रहा है, तो सभी के हाथ में टैक्स लग जाएगा, 8,000 8,000 8,000। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन। फिर से उल्टा करना चाहता है भाई, बिजनेस है कहां आपका, इंडिया में, तो एक्रूअराइज कहां पर हो रहा है, इंडिया में। डाउट में मत आ जाना, 26,000 रुपए पे सब पे टैक्स लगा देंगे, 26 26 26। आगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड देयर, कंप्यूटेड है, देखो जरा ध्यान से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड, नेपाल में ही एक्रूअराइज हुई है, नेपाल में ही रिसीव हुई है, तो इसका मतलब ना आरएनओआर से कोई लेना देना, ना एनआर से कोई लेना देना, और कंप्यूटेड है तो 16,000 रुपए बस हम किस में लिख देंगे, आरओआर में, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। यह है पास्ड फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। नोट डालिए, जहां जहां मैं स्टार बनाना उसका प्रोविजन लिख लेना आप, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हम। ये पास्ड फॉरेन अनटैक्स इनकम है, पहले नहीं लगा तो अब कहां से लग जाएगा। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं एकदम से, क्या नाम है, इमोशनल मत हो जाना, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, नेपाल में है, रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। ब्रॉट इन इंडिया इज डज नॉट रेंडर टू रिसीव इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया नहीं मानते हैं उसको। अमाउंट है 18,000 रुपए की, तो आरओआर में 18,000 जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, ये बाद में लेकर आया गया है इंडिया में। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, अब देखना जरा ध्यान से, केनिया में प्रोफेशन है, सेटअप वहां पर है, सेटअप इन इंडिया, सेटअप इंडिया में है, रिसीव्ड देयर इन स्पेंट। अब देखो सेटअप का मतलब कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। इसका मतलब ये जो 5,000 रुपए हैं ये स्पेशल केस वाले आ गए हैं। और कौन सा स्पेशल केस, जिसमें आरओआर और आरएनओआर को बराबर मान लिया जाएगा, और कुछ भी अगर इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है तो एनआर तो बेचारा बच जाएगा, लेकिन बाकी दोनों के केस में टैक्स लग जाएगा। हम फटाफट से 5-5 हजार रुपए दोनों के केस में टैक्स लगा देते हैं। हाँ, अगर ये बोल देता 50% जो है रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा तो 2,500 रुपए एनआर में भी लगा देते हैं, लेकिन वो प्योरली बिकॉज ऑफ रिसिप्ट बेसिस पे। ठीक है,
गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग कितने का मिला है? 20,000 रुपए का। और आपको पता है कि अगर आपको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं वेडिंग पे, वैसे तो लिमिट आपकी 50,000 के लिए होती है, लेकिन अगर आपको वेडिंग पे मिलता है तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर ये 20,000 रुपए जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। वेडिंग पे मिला है, वेडिंग एनिवर्सरी पे मिला होता तो क्या 50,000 से ज्यादा होती टैक्स लग जाता, लेकिन ये वेडिंग पे ही मिला है तो विदाउट एनी लिमिट देखते हुए आप इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है आपको एक रूरलाइज इंडिया में हो रहा है तो 12,000 रुपए तीनों के हाथ में टैक्स लग जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड इन रशिया, देखो बिजनेस भी बाहर है, कंट्रोल भी बाहर है और रिसीव को लेकर कुछ नहीं बोला तो आपको मानना पड़ेगा कि रिसीव्ड भी बाहर है, इसका मतलब ये बाहर की इनकम है। तो आरओआर तो बेचारा फंस जाएगा, बाकी कोई नहीं फंसेगा, तो 20,000 आरओआर में लगा देंगे, बाकी किसी में नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एक इंडिया की कंपनी है, मिला कहीं पर भी हो, ऑब्वियस सी बात है क्रूअराइज इंडिया में हो गया तो फुल अमाउंट पे टैक्स लगा देंगे, यानी कि 5,000, 5,000 और 5,000। ठीक है, अब क्या हुआ लास्ट में? एग्रीकल्चर इनकम है, जो कि लैंड कहां पर है? राजस्थान। राजस्थान कहां पर है? इंडिया में। तो किसी के भी हाथ में टैक्स नहीं लगेगा और सारी इनकम को कर देंगे एग्जेम्प्ट। आप मुझे बताना कि क्या ये रिवीजन का सही तरीका है कि मैं पहले आपको शॉर्ट सा रिवीजन करा दूं और उसके बाद सुपर 40 के क्वेश्चन करा दूं। अगर ये सही तरीका है तो वीडियो करिएगा लाइक, जितनी ज्यादा मात्रा में लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा कि आपको जो मैंने स्टेप लिया है कि मुझे आपको सुपर 40 सॉल्यूशन के थ्रू आपको इनकम टैक्स की तैयारी करानी, क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर आने वाला है मुश्किल और बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके लिए एमसीक्यू भी मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, बस वीडियो को वगैरह लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो 200 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं। आई होप इसे पूरा करा देंगे। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि अभी सी एग्जाम्स के दौरान हम 10,000 की फैमिली बन जाए, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाली इंपॉर्टेंट जो ग्रुप 2 वाले बच्चे इनकेस जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उसे शेयर कर दीजिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर होते ही उनका भी एफएम और कॉस्टिंग का क्या नाम है, मैं आपकी सुपर 40 का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। तो सुपर 40 की सॉल्यूशन वीडियो पहली बार डली है इस पूरे चैनल पर। आपको अगर इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे आने वाले उसमें कौन सा वाला चैप्टर आपको चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा। दोनों का ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप यहां से ले सकते हैं, क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पक्का लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।